बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। और हम इस लेक्चर के लिए आज के जो बुक एज अ रेफरेंस लेंगे दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और ये बुक लिखी है प्रदीप के सिन्हा ने एंड प्रीति सिन्हा ने। जनरली पी के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा के रेफरेंस से ये बुक जानी जाती है, ठीक है। और हम आज इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है इसका वो पहले ही मेरे चैनल पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा चुका है इन जस्ट वन वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के फुल चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आज जो हम लोग जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो ये है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और किस बेस पे हम कंप्यूटर को डिफाइन करें। देन डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर के कुछ कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि उसको दूसरी लर्निंग से, ह्यूमन लर्निंग से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन जो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ह्यूमन जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम द कंप्यूटर्स। तो इसके बेस पे हम कुछ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देन फिर कंप्यूटर की एवोल्यूशन का प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर जो प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास आया है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द पास्ट फॉर्म्स, ठीक है। और हर फॉर्म को हम एज ए जनरेशन के तौर पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि जनरेशन्स क्या हैं, कैसे बनती हैं कंप्यूटर्स की, अभी तक कितनी जनरेशन्स हो चुकी हैं। और फिर हम उन जनरेशन्स को स्टडी करेंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कैसे एक जनरेशन के कंप्यूटर दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो ये एक शॉर्ट सा था कि हम लोग क्या क्या आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड और हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो बेसिकली कंप्यूट के वर्ड से आया है, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक है। किसी चीज़ को कैलकुलेट करना कि वो गिनती में कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसका नंबर कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, कंप्यूट में आ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर आप न्यूमेरिकल डाटा यानी नंबर्स के डाटा को स्टडी करते हैं तो उसे कंप्यूट कहते हैं, उसे कैलकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का वर्ड कोई चीज़ जैसे कोई टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है, तो हम उसके लिए आर का वर्ड आगे यूज़ कर लेते हैं। तो कंप्यूट से कंप्यूटर का वर्ड निकला है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये डिवाइस क्या करती है, कंप्यूट करती है, चीज़ों को कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो देयर बाय अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट अ हाई स्पीड, ठीक है। अब क्या है, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ वर्क करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चाहे वो बैटरी की फॉर्म में है, ठीक है, चाहे आपने उसको प्लग इन किया हुआ है, दोनों फॉर्म्स में, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू ऑपरेट। सेकंड क्या है कि ये परफॉर्म करती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा पेस में, ये माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड वगैरह में ये काम करता है। अच्छा, ये कंप्यूटर की क्या है, ये ओल्ड डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर का बेसिक पर्पस था उसकी क्रिएशन का, वो था ही ये कि कंप्यूटर को हम यूज़ करें फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, वो करने के लिए हम यूज़ करें इसको, ठीक है। तो वहीं से कंप्यूट का वर्ड, कैलकुलेट का वर्ड, कंप्यूटर का वर्ड निकला है, ठीक है। और उसी के बेस पे ये फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर के अंदर आपने देखा है कि अब कैलकुलेशन के पर्पसेस के लिए या कैलकुलेटर के तौर पे तो ये बहुत कम यूज़ होता है, बाकी पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो जिसके बेस पे कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है, ऑल्दो इट इज स्टिल एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, लेकिन जो बाकी डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। वो हम देखते हैं क्या है। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसर। ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, यानी डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। हम देख लेते हैं डाटा क्या है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा व्हेन एवर डिजायर। अब क्या करता है कि ये डाटा को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना कि आपको फाइल, सपोज को इमेज आपने ट्रांसफर की है कंप्यूटर पे, लैपटॉप वगैरह पे, तो ये उसको इजीली स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसको प्रोसेस कर सकता है, यानी ये कि उसके ऊपर कोई एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आपने उसकी इमेज की कंट्रास्ट चेंज करना है, उसको किसी वीडियो में डालना है, उसके पीछे को सॉन्ग लगाना है, या उसकी ब्राइटनेस चेंज करनी है, उसको क्रॉप करना है, डिफरेंट एडजस्टमेंट उसके अंदर करनी है, तो ये सारा क्या प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा आपने दिया है उसको स्टोर भी कर लेता है, उसको प्रोसेस भी कर लेता है, एंड रिट्रीव कर लेता है डाटा को व्हेनेवर इट इज डिजायर्ड, यानी ये कि उस डाटा को आप दोबारा हासिल कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए।
आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स सेव कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर को दोबारा से टर्न ऑन करते हैं तो जब भी आपको वो डाटा चाहिए वापस, वो पिक्चर्स वापस चाहिए, आप उनको क्लिक करेंगे, उस फाइल को, फोल्डर को ओपन करेंगे, तो वो डाटा, वो फाइल आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि दैट डिफाइन अ कंप्यूटर, ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप ओल्ड डेफिनेशन भी लिखें और आप मॉडर्न डेफिनेशन भी लिखें। और डेफिनेशन जब भी आती है ना, तो आपके लिए बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है। जैसे यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकला है, टू कैलकुलेट, ठीक है। तो यूँ आपकी जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आप हेडिंग दे दें ओल्ड डेफिनेशन, फिर आप न्यू डेफिनेशन दे दें। नाउ फिर आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन ये क्यों थी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ओल्ड डेफिनेशन इस वजह से थी क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर के जो इजाद का, कंप्यूटर की इन्वेंशन का मकसद ही था कि कैलकुलेशन के पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ किया जाए, ठीक है। लेकिन जब पर्पज़ उसका चेंज होना शुरू हुआ, कैलकुलेशन के अलावा और टास्क वगैरह इसके अंदर आना शुरू हो गया, तो इसकी डेफिनेशन भी जो है वो विद टाइम चेंज हो गई है, और न्यू डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो आप अपने आंसर को थोड़ा सा इस तरीके से फॉर्म करेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा कैची हो जाए और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाटा प्रोसेसिंग। अभी हम बात कर रहे थे डाटा प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, तो व्हाट बेसिकली इज डाटा प्रोसेसिंग? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी ये कि डाटा के ऊपर कोई काम परफॉर्म करना इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले डाटा क्या होता है। डाटा इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट, ठीक है। कोई भी ऐसा इनपुट जो कि आप कंप्यूटर को देते हो उसे हम डाटा कहेंगे। सपोज आपने कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स डाल दी, वो क्या है, डाटा है। सपोज आपने कैलकुलेटर ओपन किया कंप्यूटर के अंदर, आप जो है वहाँ पे लिख रहे हो 10+5+10, ठीक है। तो ये जो 10+5+10 आपने दिया है, ये सारा का सारा क्या है, ये आपने डाटा दिया है कंप्यूटर को। अब डाटा क्या वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, उसके ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा। उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, वो हम देखते हैं आगे कि उन रिजल्ट्स को क्या कहा जाता है। अच्छा, अब आपको ये एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, फ्लो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें डाटा है, उसके बाद कैप्चर डाटा, मैनिपुलेट डाटा, आउटपुट रिजल्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। यानी ये कि सबसे पहले आपने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट की फॉर्म में डाटा दिया है कुछ, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेगा कंप्यूटर, उस डाटा को पहले कैप्चर कर लेगा। अगर वो उस डाटा को चाहे मोमेंट्री यानी थोड़ी देर के लिए चाहे अगर वो स्टोर नहीं करता, तो क्या होगा कि वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, उसको कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म करना था। सपोज मैंने उसे दो फंक्शंस दिए हैं, एक ए फंक्शन है, दूसरा बी फंक्शन है। अब जब तक वो उस फंक्शन को या उस डाटा को, ए फंक्शन को और बी फंक्शन को स्टोर नहीं करेगा अपने अंदर, कैप्चर नहीं करेगा उस डाटा को, तो क्या होगा कि कंप्यूटर को यही नहीं पता चलेगा कि मैंने किसके ऊपर एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। सपोज ए वाले में मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, बी वाले में मैंने उसको डिवीजन दी हुई है, ठीक है। तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि मैंने किसके ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है कि वो सबसे पहले उस डाटा को कैप्चर करे, ठीक है। देन देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। जो डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर फीड किया है वो उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा। सपोज जब आप कोई आपने कुछ कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उस चीज़ के हवाले से आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। सपोज आपने व्हाट्सएप अगर यूज़ करना है तो व्हाट्सएप का आप सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करोगे विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जिसके बेस पे क्या होगा कि अब कंप्यूटर को पता होगा कि अच्छा अगर ये बंदा ये चीज़ क्लिक करेगा तो उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे मैंने इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, फाइल्स कैसे सेंड करनी है, ऑडियो वीडियो ये सब कैसे सेंड करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को जो कि आपने सॉफ्टवेयर की फॉर्म में पहले उसके अंदर डाल दिया था, इनपुट उसको दे दिया था कि भाई इस चीज़, इस क्लिक का मतलब ये है, एक्स क्लिक करूंगा तो एक्स का मतलब ये होगा, वाई क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो वो उसको क्या कर लेगा, उस डाटा को जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यूज़ हुआ है उसको मैनिपुलेट करेगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको यूज़ करेगा। देन उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो आउटपुट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। सपोज मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने 10+5 जो है वो फीड किया है विद इन द कंप्यूटर। अब क्या ये 10+5 इज द डाटा, ठीक है, जो कि आपने इनपुट की फॉर्म में दिया है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को थोड़ी देर के लिए कैप्चर कर लेगा अपने पास, ओके। उसके बाद ये होगा कि जो 10+5 है, उस ये डाटा जो आपने उसको दिया है 10+5
5, कंप्यूटर इसको मैनिपुलेट करेगा कि 10 को भी 5 को भी और प्लस क्या है यानी एडिशन करनी है, तो इस सारे डाटा को वो यूज करेगा और आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 15। अब ये जो आउटपुट रिजल्ट्स आपके पास आते हैं इन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। सो हम ये जो लाइंस लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं एक दफ़ा, जिसमें सिर्फ डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। डाटा इज द रॉ मटेरियल यूज एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। जब भी कोई चीज़ आउटपुट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंफॉर्मेशन कहेंगे। आपने डाटा दिया, उसके ऊपर कंप्यूटर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया जिसको हम कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। उस एक्शन परफॉर्म करने के प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग के नतीजे में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कंप्यूटर का है दैट इज ऑटोमेटिक, कि कंप्यूटर को जब भी आपको टास्क देंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करना शुरू कर देगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस, ठीक है। आपको बार बार उसको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई उठ के अपना काम कर लो, अपना ये काम फिनिश कर लो, तुम्हें ये काम कब का दिया हुआ है, 10 मिनट हो गए तुमने अभी तक फिनिश नहीं किया। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेस पे वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करता रहेगा। लेकिन क्या है, वो बार बार आपको जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की अब जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एक बच्चे को टास्क दिया तो वो एक काम आधा करके वो आपसे पूछेगा कि भाई हाँ मैंने सही किया, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँ या नहीं चला जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर जो है, जो आपने उसको टास्क दे दिया वो खुद परफॉर्म करके आपको जो है वो बता देगा क्या है, फिनिश में टास्क, ये रिजल्ट्स हैं, और आप उसको जो है वो अब यूज़ कर लें। दूसरी बात, स्पीड। जो सबसे मेजर ड्रॉबैक था पहले जो डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ की गई थी उनका, वो ये था कि उन डिवाइसेस में आपको टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक्शंस जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते थे और उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन की बार बार ज़रूरत पड़ती थी। एक आदमी को जो है वो सपोज अगर इनपुट देना है तो वो 5 कार्ड्स पे इनपुट करके वो फिर कंप्यूटर को देगा, फिर जो है वो डिफरेंट आउटपुट की फॉर्म में वो जब टेप्स आएंगी तो उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनको यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी उसमें, ठीक है। जब पहले हम कंप्यूटर सिस्टम्स को देख रहे थे, जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स थे या जो पुरानी मैकेनिकल डिवाइसेस थे। लेकिन क्या है कि अब जो कंप्यूटर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में या पीको सेकेंड में, यानी ये कि देखिए सेकेंड्स के भी बहुत कम हिस्से में ये अपना टास्क को परफॉर्म कर देता है, उसके ऊपर डाटा प्रोसेसिंग कर लेता है, एक्शंस परफॉर्म कर लेता है और हमें एंड रिजल्ट जो हैं वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी। कंप्यूटर का जितना भी काम है वो सारा का सारा क्या है, रिलायबल है। हम उस पर जो है वो रिलाई कर सकते हैं और हमारे पास जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर सिस्टम का। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगा आपका रिजल्ट, तो क्या है कि आप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। आपको हर एक स्टेप को फिर जो है वो इजीली डिफिकल्टली के साथ मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम का क्या है कि आपने एक दफ़ा सारे के सारे सही तरीके से सॉफ्टवेयर लिख दिया, सही तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, आपने अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, आपके बस आप इनपुट देते चले जाएंगे और आपको उस सॉफ्टवेयर के बेस पे जो आपने पहले इंस्टॉल किया था उसके बेस पे आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर सिस्टम का कि ये एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिनमें आपको कोई शक नहीं होता। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस कि जहाँ पर आपने सपोज कोई आपने ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया जिसमें खुद ही एरर है, उसमें कि अपनी इंस्ट्रक्शन सही नहीं है, ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया, अपना इनपुट ही गलत दे दिया। आपने सपोज प्लस डालना था लेकिन आपने माइनस डाल दिया, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर की गलती नहीं है, यहाँ पे आपने खुद ही गार्बेज दिया है कंप्यूटर को। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर गार्बेज या फॉल्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन को गीगो कहा जाता है, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि यानी ये कि आप कोई फजूल चीज़ कंप्यूटर को देंगे, आप कोई ऐसी चीज़ देंगे कोई जो कि ख़राब है, ठीक है, तो वो ख़राब रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस करेगी। यानी ये कि आप अनडिज़ायरेबल इनपुट देंगे तो अनडिज़ायरेबल आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा कंप्यूटर सिस्टम।
ठीक है, दैट इज सिचुएशन इज नॉन एज गीगो, या फिर दिस सिचुएशन इज नॉन एज GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है दैट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कंप्यूटर का, दैट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली अपना काम करता चला जाएगा, यानी ये कि वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि मैं थक गया हूँ, या भाई अब मुझसे हो नहीं रहा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। तो कंप्यूटर सिस्टम ऐसे बहाने वगैरह नहीं बनाता, ना वो बोर्डम का शिकार होता है। आप उसको 10 दफ़ा एक इंस्ट्रक्शन दो, वो 10 दफ़े उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, बहाने नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दैट इज डिलीजेंस कि अपना काम जो है वो फ्रीली, विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, विदाउट एनी मोनोटोनी, ठीक है, कोई भी नखरे किए बगैर, कोई भी जो है वो बहाने बनाए बगैर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बगैर ये जो है वो सेम फंक्शन बार बार परफॉर्म कर सकता है और सेम रिजल्ट्स बार बार प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि घंटों तक जो है वो काम कर सकता है कॉन्टिन्यूसली विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, उसके बाद वर्सेटाइल है कंप्यूटर सिस्टम, ये कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारे टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। आप जो हैं वो वीडियोस ओपन कर सकते हैं, आप ऑडियोज़ ओपन कर सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप ओपन कर लिए, इंटरनेट पे कोई कर ली, आप वर्ड फाइल ओपन कर ली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे टास्क एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। पिक्चर्स ओपन करना वो एक डिफरेंट है, वीडियोस एक डिफरेंट है, ऑडियो या म्यूजिक सुनना वो एक डिफरेंट है। तो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम वर्सटाइल होता चला जा रहा है, डिफरेंट चीज़ें ओपन की जा सकती हैं। अब आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, ब्लूटूथ के ज़रिए से आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं विद इन योर कंप्यूटर सिस्टम, विद योर कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्सटाइल होता चला जा रहा है विद टाइम टू टाइम, और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये इसका जो है वो जिसकी इसी की वजह से इसकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बढ़ती चली जा रही है, और हमारी डिपेंडेंस ऑन दिस कंप्यूटर सिस्टम वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, एक और चीज़ है दैट इज़ द पावर ऑफ रिमेंबरिंग। जो कंप्यूटर सिस्टम है, आप उसको जो भी टास्क दोगे, जैसी उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्ट्रक्शंस, अनलेस एंड अनटिल आपने इंस्ट्रक्शंस उसको गलत नहीं दी, जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे वैसे ही वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हर चीज़ को रिमेंबर करके रखता है, यानी कि वो क्या कर लेता है, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगी, स्टोर हुई होगी, और हर इंफॉर्मेशन को आप जो है वो बार बार रिट्रीव कर सकते हैं, बार बार रीगेन कर सकते हैं, और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप वो प्रोग्राम, वो फंक्शन, वो फाइल, वो इमेज या कोई भी चीज़ वो आप खुद ब खुद डिलीट नहीं कर देते, तब तक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो स्टोर रहेगी। ठीक है, ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं कि दैट कंप्यूटर के अंदर कोई भी IQ नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं है। कभी भी आप जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे, जैसे प्रोग्राम करोगे, कंप्यूटर वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने, जब हम गीगो की बात कर रहे थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने कोई प्रोग्राम गलत इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो उसके बेस पे रिजल्ट्स जो है वो गलत आएंगे। कभी भी कंप्यूटर आपको चीख के ये नहीं कहेगा कि भाई ये रिजल्ट्स पे क्यों तुम चीख रहे हो, तुमने तो इंस्ट्रक्शंस ही मुझे गलत दी थी। जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी, कंप्यूटर वैसा ही एक्शन परफॉर्म करेगा और वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि भाई सिस्टम जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है या जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर कोई गलती है। ठीक है, यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ, या फिर उसके लिए डिफरेंट आपको जो है प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और फिर जो है वो एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि नो फीलिंग्स। कंप्यूटर जो है वो कभी भी इमोशंस के बेस पे डिसीजन नहीं लेगा, और ना ही इमोशंस के बेस पे जो है वो कोई चीज़ वो रोकेगा। ठीक है, सपोज आप अपने लव्ड वंस की कोई पिक्चर्स वगैरह डिलीट करें, कोई वीडियोस वगैरह डिलीट करें, तो कंप्यूटर सिस्टम वुड नेवर एवर से यू कि भाई आप हो सकता है अभी गुस्से में हैं, आप बाद में पिक्चर्स देखेंगे, तो अभी आप डिलीट मत करें। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंप्यूटर कभी भी इमोशंस के बेस पर डिसीजंस नहीं लेता। ठीक है, जो प्रोग्राम आपने, अच्छा, IQ और फीलिंग्स वाले में कंटेंट में आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मेंशन करनी है कि कंप्यूटर के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेगा, और उसी के बेसिस पे ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। कभी भी अपने डिसीजंस ये खुद से नहीं लेगा। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम नाउ। बट अब आपके जहन में आ रहा होगा कि दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स आ रहे हैं वो तो डिसीजंस ले रहे हैं, वो जो है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उनके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है।
वो भी क्या हैं कि उनके अंदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए गए हैं, उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस वगैरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसके बेस पे वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं और फिर हम जनरेशन्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले जो मैकेनिकल एडिंग मशीन सबसे पहले जो बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी, वो की गई थी बाय ब्लाइस पास्कल और ये हुई थी इन 1642। देन B.G. विल्हम ने 1671 में सबसे पहला कैलकुलेटर जो है वो डेवलप किया था फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखिएगा, जो ब्लाइस पास्कल ने मशीन इन्वेंट की थी, मैकेनिकल मशीन, वो सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकती थी, जबकि ये जो था B.G. विल्हम ने जो 1671 में इन्वेंट किया था, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता था ये कैलकुलेटर, ठीक है। देन जो कीबोर्ड मशीन्स थी वो ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इन अराउंड 1880 एंड अराउंड 1880 में ही जो है वो हरमन हॉलरेथ ने पंच कार्ड्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि यूज़ किए जाते थे एज इनपुट मशीन, ठीक है, सॉरी एज इनपुट मीडियम, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो इनपुट किया जाता था पंच, और फिर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता था इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो सेटअप था वो 1880 से 1970s तक चला था, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली चला था ये, ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली समटाइम ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी क्लासेस लेकर अभी तक, दैट हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसके जो फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। इन्होंने डिफरेंस इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1822, ठीक है। एंड देन इन्होंने फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इससे पहले वाले जो थे वो क्या थे, मैकेनिकल थे। अब इन्होंने क्या किया था, फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1842, जो कि सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो कि क्या थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने जो है वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए थे जिनके बेस पे अभी तक हम मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अगर हम उनका जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई ना करें तो हम मॉडर्न या जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको कभी भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। कुछ अर्ली कंप्यूटर्स की एग्जांपल आपके सामने है। ENIAC का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, Mark 1 का नाम सुना होगा, AB कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, जो कि एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। देन EDVAC, EDSAC, UNIVAC, इनके नाम आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुने होंगे। सो आप इनके ईयर्स मार्क कर लें और इनके नेम्स जो हैं वो मार्क कर लें। ओके, now let us move towards the topic of the computer generations. अच्छा, जनरेशन बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, तो इट मीन्स अ स्टेप इन अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया है, उससे एक बहुत इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसका मतलब ये कि आपने एक न्यू जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है विद इन द होल सेटअप, विद इन द होल सिस्टम, ठीक है। अब क्या है कि ये जो जनरेशन्स का कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। ओरिजिनली जो जनरेशन का वर्ड था वो तब यूज़ किया जाता था जब एक हार्डवेयर से एक इम्प्रूव्ड हार्डवेयर में जो है वो सेटअप चेंज हुआ है। जैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स में अगर चेंज हुए तो हम कहेंगे कि एक जनरेशन से हमने जंप कर लिया दूसरी जनरेशन में। लेकिन अब क्या है, चूँकि अब सारी गेम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स की है, ठीक है, तो एक इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर से दूसरे इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करने को भी जनरेशन जंप कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब जब हम लोग जनरेशन की बात करेंगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमने मूव किया, तो इट मीन्स कि हमने हार्डवेयर के अंदर भी चेंजिंग्स लाई हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजिंग्स और डेवलपमेंट लाई है, ठीक है। बाय चेंजिंग इट डजंट मीन कि आपने एक चीज़ उठा के इधर से उधर कर दी, इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा देना जो कि पहले नहीं थी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना जो कि पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, उसके वो एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा आगे है, वो स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रही है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी हम देखेंगे कि जनरेशन्स में चेंज हुए हैं,
ठीक है। इस वजह से हमने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जंप किया। लेकिन अभी तक आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर जो अभी तक हम सुन रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स मौजूद हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट। कंप्यूटर जनरेशन में हम लोग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज देखेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज देखेंगे, उनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स देखेंगे। यू मस्ट रिमेंबर कि आपको हर जनरेशन की एटलीस्ट 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, लाजमी। आप सर्च कर लीजिए कि कौन से उनके कॉमन, वैसे आपने नाम तो सुने हुए होंगे अब तक इस लेवल तक आते हुए, कि कौन से जनरेशन्स के नाम बहुत कॉमन हैं, ठीक है। आप उन जनरेशन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं उनको याद कर लें, उनके नाम याद कर लें। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवैक 1 का कौन सी जनरेशन में था, ENIAC कौन सी जनरेशन में है, IBM कौन सी जनरेशन में है, ठीक है। तो यूँ आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो आई थी 1942 से 1955 तक। इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पहचाने जाते हैं वो ये है कि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी इन द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी थी इनकी, और जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते थे फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या था, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, स्टोर्ड का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, एंड मोस्टली इट हैड द साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अच्छा, अब इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सबसे पहली बात ये कि ये वाले जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो इतने बड़े थे कि ये पूरा रूम कवर करते थे, एक फुल रूम, फुल विड्थ और उसकी फुल लेंथ, ठीक है। इतना एक कंप्यूटर सिस्टम, इतना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और वो कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से क्या था, वो अनरिलायबल सिस्टम था। अब चूँकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था तो कॉस्टली भी बहुत था, चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था, इसकी मेंटेनेंस के कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और इसी वजह से कि चूँकि बार बार ख़राब हो जाता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, तो कमर्शियल एप्लीकेशन इसकी बहुत कम थी, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए भी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, क्योंकि हर एक पार्ट को ऑपरेट करना, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स देख लीजिए, ENIAC है, EDVAC है, यूनिवैक 1 है, IBM 701 है, ठीक है। तो ये कुछ इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थी वो 1955 से लेकर 1964 तक थी। अच्छा, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जिसे ये पहचाने जाते हैं कि यहाँ पर आकर ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे इस जनरेशन में, और यही जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर्स की, वो इनको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जहाँ पर हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी। अच्छा, अगेन यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की जाती थी, और यहाँ पर क्या था कि पंच कार्ड्स के बजाय हमने डिस्क यूज़ करना शुरू कर दी थी फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। सॉफ्टवेयर क्या था, यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, और साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस इसकी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, जबकि पहले क्या थी, सिर्फ साइंटिफिक एप्लीकेशंस थी, क्योंकि साइंटिफिक लैब्स में इनको मेंटेन करना ईजी हो गया था। लेकिन कमर्शियल पर्पसेस के लिए लोकल जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा साइज़ था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे एंड ऑल दोज थिंग्स। जबकि यहाँ पर क्या हो गया था, अब देखिए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कि दैट ये फास्टर हो गया था, स्मॉलर इन साइज़ हो गया था, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, हीट कम प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से ज़्यादा रिलायबल सिस्टम था, कॉस्ट कम पड़ रही थी, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ऑल्दो कॉस्टली था, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्टार्ट हो गई थी। जैसे हनीवेल 400, IBM 7030, यूनिवैक, LARC, ये जो हैं इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। ओके, अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड द थर्ड जनरेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि 1964 से, जहाँ पर सेकंड जनरेशन एंड हो रही है, वहाँ से थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो रही है। 1964 से 1975 तक था। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ थी वो क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, ठीक है, विद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम साइज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जो है वो इकट्ठे इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है ना, स्मॉल चिप, तो वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाता है। यहाँ पर कौन से स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट है, SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो गए थे। अगेन यहाँ पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की जाती थी, एंड लार्ज कैपेसिटी डिस्क यूज़ की जाती थी, ठीक है।
अच्छा, अब हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था, जबकि पहले क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन में यूज़ किया जाता था। देन यहाँ पर जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। देन अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, ये भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। अच्छा, और अब इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर थर्ड जनरेशन तक पहुँचते कंप्यूटर और स्मॉल हो गया, और फास्टर हो गया, और ज़्यादा रिलायबल हो गया, ईजी हो गया है, ठीक है, उसको ईजिली यूज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हर बंदे को मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ चीपर है, अब चीपर है तो इसका मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर अपग्रेडेशन थी फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है, जैसे देखिए पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो जो सेकंड जनरेशन है वो यूज़ किया जाता था ना, अब थर्ड जनरेशन में ये था कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, एंड देन इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। IBM 360 370 इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। CDC 6600, देन PDP 11 एंड PDP 8, तो वो भी इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ जनरेशन सिस्टम। अच्छा, फोर्थ जनरेशन सिस्टम में क्या था कि ये 1975 से 1989 तक यूज़ किया जाता था। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से इंक्रीज़ होके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर हम मूव कर चुके हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की जाती थी, लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी, और ये सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो हार्ड डिस्क होती थी ये इनबिल्ट होती थी विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। देन अगर हमने पोर्टेबल स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करनी थी तो मैग्नेटिक टेप्स और फ्लॉपी डिस्क जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती थी। ये वाले जो कंप्यूटर्स थे जो वो पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। इससे पहले वाले क्या थे, वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए और मेनली साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। थर्ड वाले जो है वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब जो फोर्थ जनरेशन है वो मोस्टली PC कंप्यूटर्स हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो इसके तौर पे यूज़ किए जाते थे, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती थी। देन इसकी वजह से क्या था कि हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। अब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास सिंगल टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल विंडोज़ जो हैं वो यूज़ की जाती थी, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी यूज़ किया जाना शुरू हो गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग वो भी यूज़ की जाती थी, एंड नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस वगैरह के लिए भी ये यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। अब क्या है, PC के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है, ठीक है, अफोर्डेबल हो गया है, इस वजह से लोग इसको अब जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे यूज़ करना शुरू हो गए, रिलायबल हो गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स के तौर पे यूज़ किया जाने लगा है, एंड एज अ सुपर कंप्यूटर भी ये यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। जनरल पर्पस मशीन हो गई थी, यानी ये कि अब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। हर इंडिविजुअल इसको थोड़ी सी मतलब चीज़ें सीखने के बाद इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, साइज़ स्मॉल हो गया, अफोर्डेबल हो गया, रिलायबल हो गया, तो क्या है कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। और फिर इसी में जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनकी अपग्रेडेशन भी आना शुरू हो गई थी, और इसी के होते हुए जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है वो रैपिड होना स्टार्ट हो गई थी, और ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को फॉर द फर्स्ट टाइम मिली थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस के साथ अपग्रेड होना शुरू हो गए थे। Cray 1, Cray 2, Cray X, Cray MP, ठीक है, Apple II, IBM PC और उसके क्लोन्स वगैरह जो है वो इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स के तौर पे हमारे पास सामने आते हैं, ठीक है। अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ द 5th जनरेशन, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए थे वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की थी, ठीक है। लार्जर कैपेसिटी थी ऑफ द मेन मेमोरी, ठीक है, एंड हार्ड डिस्क थी विद रेड सपोर्ट,
ऑप्टिकल डिस्क जो हैं वो यूज़ की जाती थी एज पोर्टेबल रीड ऑनली स्टोरेज मीडिया, ठीक है। नोटबुक्स, पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज एंड वर्क स्टेशन जो हैं वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में इसके आ जाते हैं, ठीक है। देन पावरफुल सर्वर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स भी, और इंटरनेट, एंड देन वी हैव द क्लस्टर कंप्यूटिंग जो कि इसकी मेन हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आ जाए इनकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, तो माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जाने लगे थे, ठीक है। ये हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM वो यूज़ किए जाने लगे थे। जावा कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। देन उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड मोर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के तौर पे इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाने लगी थी। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे, ठीक है। आप इनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। आपके पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल लैपटॉप्स के तौर पे आ जाती हैं, ठीक है, या IBM नोटबुक्स की तरफ आ जाती हैं, ओके। देन दे आर मोर पावरफुल, चीपर, रिलायबल एंड ईजियर टू यूज़ डेस्कटॉप मशीन्स, पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं, एंड हाई अप टाइम ड्यू टू द हॉट प्लगेबल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। टोटली जनरल पर्पस मशीन्स हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए इनको डेवलप किया जाए, नॉर्मली जो है वो ये डेवलप की जाती हैं, एंड देन क्या है कि इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या है कि इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, इनको कमर्शियली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और इनको इजीली अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और अब इनमें क्या है कि रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, और मोस्ट कॉमन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इनमें देखने को मिल रही है। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पर इनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स देखने को मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, और वही ट्रांजिस्टर जब आप एक सिलिकॉन चिप के ऊपर जो है वो कर देते हैं तो वह एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बन जाती है, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थर्ड जनरेशन से लेकर अभी तक फिफ्थ जनरेशन तक यूज़ की जा रही है। थर्ड जनरेशन में क्या थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन थी, जबकि जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की जाती, लेकिन इन केस ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ किए जाने लगे थे, और अभी तक वही यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास इनका जो सेकंड चैप्टर है PK सिन्हा और प्रीति सिन्हा की बुक से, कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक से, वो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, तो इसके बाद आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ मूव करेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे।